हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का नाजायज रिश्ता भाग 2 के अंदर। कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने उसे रोका था। कहीं कोई संकोच नहीं था हम दोनों के बीच, जैसे हमारे शरीर सालों से मिलना चाहते हो। दिल ने दिल की आवाज़ सुन ली थी, शरीर ने शरीर की भाषा पहचान ली थी। उसके कानों के पास जाकर मैं धीरे से फुसफुसाया, प्लीज़ आंखें ना खोलना तुम। आज बंद आंखों में मैं समाया हूँ। न जाने कितनी देर हम दोनों एक दूसरे की बाहों में बंधे चुपचाप लेटे रहे। दोनों के बीच की खामोशी को मैंने ही तोड़ा। मुझसे नाराज तो नहीं हो तुम? नहीं, परंतु अपने आप से हूँ। आप शादीशुदा हैं और रचना शोभा से मेरी शादी महज एक समझौता है जो हमारे परिवारों के बीच हुआ था। बस उसे ही निभा रहा हूँ। प्रेम क्या होता है यह मैंने तुमसे मिलने के बाद ही जाना। परंतु विवाह, रचना, क्या 7 फेरे प्रेम को जन्म दे सकते हैं? 7 फेरों के बाद पति पत्नी के बीच काम का होना तो तय है, परंतु प्रेम का नहीं। क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है रचना? प्रेम शक्ति देता है, कमजोर नहीं करता। हाँ, वासना पछतावा जरूर उत्पन्न करती है। जिस पुरुष से मैंने विवाह किया उसे केवल अपना शरीर दिया, परंतु मेरे दिल तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाया। फिर जितने भी पुरुष मिले उनकी गंदी नजरों ने उन्हें मेरे दिल तक आने नहीं दिया। परंतु आपने मुझे एक शरीर से ज्यादा एक इंसान समझा। इसलिए वह पुराना संस्कार जिसे अपने खून में पाला था कि विवाहेतर संबंध नहीं बनाना, आज टूट गया। शायद आज मैं समाज के अनुसार चरित्रहीन हो गई। फिर कई दिन बीत गए, हम दोनों के बीच संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होते रहे थे। मौका मिलते ही हम दोनों काफी समय साथ बिताते, एक साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना, फिल्म देखना और फिर घर आकर अखिल और निखिल के सोने के बाद एक दूसरे की बाहों में खो जाना जैसे दिनचर्या में शामिल हो गया था। ऑफिस में भी दोनों के बीच आंखों ही आंखों में प्रेम की बातें होती रहती थी। बीच बीच में मैं अपने घर आ जाता और शोभा के लिए और दोनों बच्चों के लिए ढेर सारे उपहार भी ले आता था। राशि का भी जन्म हो चुका था। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। अब शोभा मुझ पर तबादला करवा लेने का दबाव डालने लगी थी। इधर रचना भी हमारे रिश्ते का नाम तलाशने लगी थी। मैं अब इन दोनों औरतों को संभाल नहीं पा रहा था। 2 नावों की सवारी में डूबने का खतरा लगातार बना रहता है। अब वह समय आ गया था कि किसी एक नाव में उतर जाने का। रचना से मुझे वह मिला जो मुझे शोभा से कभी नहीं मिल पाया था, परंतु यह भी सत्य था कि जो मुझे शोभा के साथ रहने में मिलता वह मुझे रचना के साथ कभी नहीं मिल पाता, और वह था मेरे बच्चे और सामाजिक सम्मान। यह सब कुछ सोचकर मैंने तबादले के लिए आवेदन कर दिया। तुम दिल्ली जा रहे हो? रचना को पता चल गया था, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी उससे यह बात छिपाने की। तो मैं बोला, हाँ, वह जाना तो था ही, और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। देखो रचना, मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ। पर तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। हाँ, करता था, परंतु अब नहीं करते। तब मैं होश में नहीं था, अब हूं। तुम कहते थे कि शोभा मान जाएगी, तुम मुझसे भी शादी करोगे। अब क्या हो गया? तुम पागल हो गई हो क्या? एक पत्नी के रहते क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? क्या हमारे बीच जो था वह महज... रचना, देखो, मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी भी मर्जी शामिल थी। तुम मुझे छोड़ने का निर्णय ले रहे हो। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं। दुख मुझे इस बात का है कि तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। अगर मुझे पता नहीं चलता तो तुम शायद मुझे बिना बताए ही चले जाते। क्या मेरे प्रेम को इतने सम्मान की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए थी तुमसे? तुम्हें मुझसे किसी भी तरह की कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी। मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया और अब मन भर जाने के बाद मुझे... हाँ, किया। तो जाओ, क्या कर लोगी? मैंने मजा किया तो क्या तुमने नहीं किया? पूरी कीमत चुकाई है मैंने। बताऊं तुम्हें कितना खर्चा किया है मैंने तुम्हारे ऊपर? कितना नीचे गिर गया था मैं, कैसे बोल गया था मैं वह सब। यह मैं भी जानता था कि रचना ने कभी खुद पर या अपने बच्चों पर ज्यादा खर्च नहीं करने दिया था। उसके अकेलेपन को भरने का दिखावा करते करते मैंने उसी का फायदा उठा लिया था। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। आज जो तुमने मेरे साथ किया है वह किसी और लड़की के साथ ना करो। केस की बात सुनते ही शोभा और मेरी ससुराल वाले और परिवार वाले सभी मुजफ्फरनगर आ गए। मैंने रो रो कर शोभा से माफी मांगी तो शोभा ने बोला, अगर मैं किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाकर तुमसे माफी की उम्मीद करती तो क्या तुम मुझे माफ कर देते विनय? मैं एकदम चुप रहा। क्या जवाब देता? चुप क्यों हो, बोलो। मैंने कहा, शायद नहीं। शायद? हाँ हाँ, यकीनन तुम मुझे माफ नहीं करते। पुरुष जब बेवफाई करता है तो समाज स्त्री से उसे माफ कर आगे बढ़ने की उम्मीद करता है, परंतु जब यही गलती एक स्त्री से होती है तो समाज उसे कई नाम ले डालता है। जिस स्त्री से मुझे नफरत होनी चाहिए थी, मुझे उस पर दया भी आ रही थी और गर्व भी हो रहा था, क्योंकि इस पुरुष दंभी समाज को चुनौती देने की कोशिश उसने की थी। तो तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगी? शोभा बोली, मैं उसकी जैसी सासी नहीं हूं, लेकिन एक बात याद रखना, तो मैं माफ एक माँ कर रही है। एक पत्नी और एक स्त्री की अपराधी तुम हमेशा रहोगे। शर्म से गर्दन झुक गई थी मेरी। पूरा मोहल्ला रचना पर थू थू कर रहा था।
वैसे भी हमारा समाज कमजोर को हमेशा दबाता रहता है। फिर एक अकेली जवान विधवा के चरित्र पर उंगली उठाना बहुत आसान था। उन सभी लोगों ने रचना के खिलाफ गवाही दी जिनके प्रस्ताव को उसने कभी न कभी ठुकराया था। अदालत में रचना केस हार गई थी। जज ने उस पर मुझे बदनाम करने का इल्जाम लगाया। अपने शरीर को स्वयं पर पुरुष को सौंपने वाली स्त्री सही कैसे हो सकती थी, और वह भी तब जब वह गरीब हो। रचना के पास न शक्ति बची थी और न पैसे जो वह केस हाईकोर्ट में ले जाती। उस शहर में भी उसका कुछ नहीं बचा था। अपने बेटों को लेकर वह शहर छोड़कर चली गई। जिस दिन वह जा रही थी मुझसे मिलने आई और कहने लगी, आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वह एक मृग तृष्णा के पीछे भागने की सजा है। मुझे तो मेरी मूर्खता की सजा मिल गई और मैं जा रही हूँ, परंतु तुमसे एक ही प्रार्थना है कि अपने इस फरेब की विरासत अपने बच्चों में मत बांटना। चली गई थी वह। मैं भी अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गया था। मेरे और शोभा के बीच जो खालीपन आया था वह कभी नहीं भर पाया। सही कहा था उसने, एक पत्नी ने मुझे कभी माफ नहीं किया था। मैं भी कहाँ स्वयं को माफ कर पाया था और न ही भूल पाया था रचना को। किसी भी रिश्ते में मैं वफादारी नहीं निभा पाया था और आज मेरा अतीत मेरे सामने खड़ा होकर मुझ पर हंस रहा था। जो मैंने आज से कई साल पहले एक स्त्री के साथ किया था वही मेरी बेटी के साथ होने जा रहा था। नहीं, मैं राशि के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। वह मेरी बेटी है, समझ जाएगी। नहीं मानी तो उस रमन से भी मिलूंगा, उसके परिवार से मिलूंगा। परंतु मुझे पूरा यकीन था कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। राशि समझदार है, मेरी बात समझ जाएगी। उसके कमरे के पास पहुंचा ही था तो देखा वह अपने किसी दोस्त से वीडियो चैट कर रही थी। उनकी बातों में रमन का जिक्र सुनकर मैं वहीं ठिठक गया। तेरे और रमन सर के बीच क्या चल रहा है? तो राशि बोलने लगी, वही जो इस उम्र में चलता है। तुझे शायद पता नहीं कि वो शादीशुदा है। राशि ने कहा, पता है, फिर भी। राशि, देख यार, जो इंसान अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं है वह तेरे साथ क्या होगा? क्या पता कल को तुझे छोड़कर। राशि कहने लगी, हाँ हाँ, मुझे लड़के नहीं, मैं लड़कों को छोड़ती हूँ। तू समझ नहीं रही यार। अब वह मुर्गा खुद कटने को तैयार बैठा है तो इसमें मेरी क्या गलती? उसे लगता है कि मैं उसके प्यार में डूब गई हूँ, परंतु उसे यह नहीं पता कि वह मेरे लिए सिर्फ एक सीढ़ी है जिसका इस्तेमाल कर मुझे आगे बढ़ना है। जिस दिन उसने मेरे और मेरे सपनों के बीच आने की सोची उस दिन मैं उस पर रेप का केस ठोक दूंगी। और तुझे तो पता है ऐसे केसेस में कोर्ट भी लड़की के पक्ष में फैसला सुनाता है। और फिर हंसी का सम्मिलित स्वर सुनाई दिया। सीने में तेज दर्द के साथ मैं वहीं पर गिर पड़ा। मेरे कानों में रचना की आवाज़ गूंज रही थी कि अपने फरेब की विरासत अपने बच्चों में मत बांटना, अपने फरेब की विरासत अपने बच्चों में मत बांटना। परंतु विरासत तो बन चुकी थी और जो होना था हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।